हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका चैनल स्वागत है इस चैनल में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं कराऊंगा आपको चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है आपका, मैं बता रहा हूं आपको, 2 मिनट रुकिए आप। नाम है द डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट 3 ही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वाला पार्ट है। इसमें जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो मैं सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, जो पेपर में आता ही आता है। जो पहला है डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 8, फिलिप्स कर्व। ठीक है, पहले हम समझते हैं फिलिप्स कर्व होता क्या है। फिलिप्स कर्व क्या होता है वो हम समझते हैं। पहले देखिए कि ये कहता है इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप और ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट। ये इनवर्स रिलेशनशिप करता है किसके बीच में? ट्रेड ऑफ। जब हमारा ट्रेड ऑफ हो जाता है बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी, वेज और इन्फ्लेशन। जैसे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, हमारा मनी वेज रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, मनी वेज रेट बढ़ा देता है। तो इसके बीच में कंपैरिजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको किसके? वेज और वेज इन्फ्लेशन में, जब कब दिहाड़ी बढ़ानी है कब दिहाड़ी नहीं बढ़ानी, उसको उस चीज के रिलेशन को हम बताते हैं फिलिप्स कर्व। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए आप आगे बताया क्या है कि ये कैसे कैसे होता है। कहता है इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप। एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है द हाइयर द एम्प्लॉयमेंट रेट। जितना एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा द लोअर इज द रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन, उतना ही वेज रेट हमारा कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहेगा, जैसी बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, हम लोग कम दिहाड़ी पे भी काम करना शुरू कर देंगे। तो GW इक्वल टू W माइनस W-1 और अपॉन में W-1। GW क्या होता है? रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन, मतलब ग्रोथ रेट ऑफ वेज। कैसे कैसे हमारा रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, W इज इक्वल टू, W क्या होता है? वेज इन द करंट पीरियड। करंट पीरियड में कितना वेज रेट है? -1, मतलब प्रीवियस में कितना हमारा वेज रेट है, इसके बारे में बताया गया है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये अमाउंट हमारा फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं 9th 10th 11th 12th 9th 10th की मैं SSTB पढ़ाना शुरू करूंगा। तो मैं जिस ऐप से पढ़ाऊंगा उस ऐप का नाम है mycbseguide.com। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में mycbseguide.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं उसमें आपको होप्स आपको यूज करना आता होगा, उसको आप यूज कर लेना। उसमें से ही मैं सारे रिवीजन नोट्स के बारे में आपको पूरा क्लियरली समरी दूंगा, शॉर्ट समरी दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको मैं डीप में कराऊंगा। सो हम आगे चलते हैं। द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। वी डिनोट इट बाय U स्टार। U स्टार क्या होता है बता देता हूं। द फिलिप्स कर्व कैन, जो फिलिप्स कर्व क्या होता है हमारा? GW माइनस E अब ब्रैकेट में U माइनस U स्टार, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ये है क्या? ये पूरा मैं बता रहा हूं। जो हमारा E है वो क्या है? इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेजेस। ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, वेजेस की रिस्पॉन्सिवनेस को देखता है टू द एम्प्लॉयमेंट। बताता है कि हमारा वेज रेट एम्प्लॉयमेंट के कितना कंपैरिजन में इक्वल है और नहीं है। यू हमारा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, U स्टार हो गया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। U माइनस U स्टार क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट गैप, कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और हमारा एग्जैक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, उसके माइनस कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट गैप आ जाएगा। इसकी दो बातें होती है। अगर हमारा U स्टार ग्रेटर देन होता है, U हमारा ग्रेटर देन होता है U स्टार से, इसका मतलब क्या होता है? U बड़ा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बड़ा है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट एंड देयरफॉर वेजेस फॉल। तब हमारा वेजेस फॉल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? वेजेस हमारा राइज हो जाएगा जब हमारा यूज छोटा होगा U स्टार से। ठीक है बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा। होप्स आपको समझ आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। द फिलिप्स कर्व सजेस्ट दैट वेजेस एंड प्राइस एडजस्ट स्लोली। द फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि हमारा वेजेस और प्राइस क्या होता है? एडजस्ट होता है स्लोली एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से स्लोली चेंज होता है, वैसे हमारा प्राइस एडजस्ट होता रहता है। जैसे W है इक्वल टू W-1, वेजेस करंट ईयर, वेजेस प्रीसीडिंग ईयर, ब्रैकेट में 1 माइनस E U माइनस U स्टार। ये हमारा 2A की इक्वेशन हो गई। सारे सबके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। हाँ देखिए, इट लेटर केम टू द डिस्क्राइब, ये बाद में क्या डिस्क्राइब हो जाता है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट। ये बाद में डिस्क्राइब क्या करता है? रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस में इंक्रीज होता है और हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। ये हमने दे दिया। रेट ऑफ चेंज इन द मनी, रेट ऑफ चेंज होता है हमारे मनी में इन वेज रेट इन
इन परसेंटेज पर ईयर, परसेंटेज पर ईयर के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज के हिसाब से। जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं हमारा फिलिप्स कर्व को बोला जाता है। एक्स वाई एक्सेस में ये पुट करेंगे, एक्स एक्सेस में एम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिनल फिलिप्स कर्व के बारे में क्या होता है। द फिलिप्स कर्व सजेस्ट दैट द पॉलिसी मेकर कुड मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। पॉलिसी मेकर सजेस्ट ये करते हैं, फिलिप्स कर्व सजेस्ट ये करते हैं, जो पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, कुड मेक अ चॉइस बिटवीन, चॉइस बना सकते हैं बिटवीन ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। दे कुड मेंटेन लो इन्फ्लेशन बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन मेंटेन कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन के रूप में। कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे पहला जो हमारे इसमें रिलेशनशिप आता है वो आता है द रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। 16वें नंबर पेज मेरा खाली है इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मेरा खाली है, कुछ है नहीं इसीलिए कोई लिखा नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक छूट गया था मेरे से। द रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, पहला जो पॉइंट है ये हमारा रिलेशनशिप क्या होता है वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट का। कहा जाता है जब हमें एम्प्लॉयमेंट, देखो इनवर्स रिलेशनशिप भी होता है, मैं फिर भी इसको पढ़ाया पूरे डीप में पढ़ाऊंगा। इन द क्लासिकल थ्योरी में बोला जाता है द वेजेस एंड प्राइस बोथ कंप्लीटली आर फ्लेक्सिबल, दोनों बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं कोविड-19 की तो आज हमारे पास जॉब नहीं, अगर हमें कोई भी वेजेस देगा हम चुपचाप उस वेजेस में जॉब कर लेंगे। एंड दिस एंश्योर दैट एन इकोनॉमी विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन आउटपुट, इकोनॉमी हमेशा आउटपुट प्रोड्यूस करती है व्हिच इज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। बट द फिलिप्स कर्व इंप्लाइज दैट देयर इज अ स्लो एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस। फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि फिलिप्स कर्व एडजस्टमेंट करता है स्लो वेजेस में टू द चेंज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल हमारे बदलते रहे, एंड टू द शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में हमारी शिफ्ट होती रहे। वेजेस आर स्टिकी एंड मूव स्लोली ओवर टाइम, वेजेस स्टिकी होते हैं, एक बार चिपक जाए तो चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे ओवर टाइम में चेंज होते रहते हैं। वेजेस कभी चेंज अचानक से चेंज नहीं होते, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन 2 क्या बोलता है, इक्वेशन 2 बोलता है u इक्वल टू n स्टार माइनस n अपॉन में n स्टार, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। u क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, n क्या हो गया, n स्टार द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, n क्या हो गया द एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एक्चुअली में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इन दोनों के गैप को बोलेंगे कितना हमारा एम्प्लॉयमेंट गिवन है इस टाइम में। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो पार्ट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट को होता है, जो लेबर फोर्स काम करना चाहती है, विच इज अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड है। 100 बंदे में से 40 बंदे काम नहीं करना, उनके पास काम नहीं है तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या बोला जा रहा है, वेयर व्हेन n इक्वल टू n स्टार, n इक्वल टू n स्टार क्या बोलते हैं, द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू 0, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 0 होता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, u माइनस यू स्टार इक्वल टू n माइनस n स्टार अपॉन में n स्टार, ये हमारी थर्ड की इक्वेशन हो गई है। u वाला अनएम्प्लॉयमेंट गैप हो गया, ये हमारा क्या हो गया नेचुरल, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट गैप हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखिए आगे ये बोला जाता है कि जो फिलिप्स कर्व बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड द रेट ऑफ चेंज इन द वेजेस। फिलिप्स कर्व क्या होता है, एक क्या होता है कर्व बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड द रेट ऑफ चेंज के बीच की बात होती है। इसमें ये बोला जाता है जो हमारा GW है, GW क्या था हमारा, वेज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन चेंज होता है, E इक्वल टू n स्टार माइनस n अपॉन में n स्टार, E मैंने बता दिया था, n स्टार मैंने बता दिया था, ये मेरी थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन 2a कैन नाउ बी रिटर्न एज, 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे 2a इक्वेशन थी जो मैंने पीछे बताई थी, या वीडियो में देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ 2a कौन सी इक्वेशन है। एक मिनट होल्ड करिए आप, 2a ये रही जो 2a वाली इक्वेशन है, w इक्वल टू w माइनस 1 माइनस e u माइनस यू स्टार वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम ऐसे लिख सकते हैं w इक्वल टू w माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में e की जगह माइनस e लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस e कर देंगे, और u क्योंकि हमें पता है हमने क्या लिखा था, u माइनस यू स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये u माइनस यू स्टार की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ये हमारी 4 इक्वेशन होगी। तब हमने क्या देखा डायग्राम में, हमारा वेज रेट ये था, हमने क्या करा, ये हमारा प्रेसिडिंग है, ये नॉर्मल वेज रेट है, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है। द वेज एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन कैसा है, जब वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो हमारा वेज रेट भी ऊपर नीचे होता रहेगा, एक बार डाउनवर्ड जा रहा है एक बार अपवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। क्यों आ रहा है, द फिगर शोज दैट एज द एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस, फिगर क्या शो करता है, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है द वेज रेट इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो वेज रेट बढ़ता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो वेज रेट बढ़ता है। द वेज रेट इन द करंट पीरियड इज इक्वल टू वेज इन द प्रीवियस पीरियड, जो वेज रेट हमारा करंट पीरियड में है इक्वल टू द प्रीवियस पीरियड भी है, जो एडजस्ट करते हैं हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। जैसे व्हेन n इक्वल टू n स्टार, जब हम n इक्वल टू n स्टार को देखते हैं,
जब हमारा n इक्वल टू n स्टार होता है तो एम्प्लॉयमेंट इज लेवल और इट इज न्यू क्लासिकल इक्विलिब्रियम लेवल। ये एम्प्लॉयमेंट एक लेवल का होता है, न्यू क्लासिकल इक्विलिब्रियम लेवल का भी है। देन w इक्वल टू w1, ये w इक्वल टू w1 क्या होता है, वेज रेट हमारा करंट ईयर का, वेट हमारा प्रीवियस ईयर का। और इन अदर वर्ड्स द वेज इन द करंट पीरियड इज इक्वल टू द वेज इन द प्रीवियस पीरियड। जो करंट ईयर का वेज रेट है वो हमारा प्रीवियस पीरियड के साथ होगा। द फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप सजेस्ट दैट WN कर्व शिफ्ट ओवर टाइम। जो WN कर्व होता है वेजेस एंड नेचुरल रेट का जो कर्व होता है वो शिफ्ट होता है ओवर टाइम, कभी भी शिफ्ट हो जाता है। इफ द एम्प्लॉयमेंट डिफर फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट डिफर होती है किससे, हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। अगर डिफरेंट होती है तो कभी भी वो चेंज हो जाता है, कभी भी उसका कोई दिनमान नहीं होता, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि when n इक्वल टू n स्टार, जब हमारा n इक्वल टू n स्टार होता है द एम्प्लॉयमेंट इज above the full employment level। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का होता है। when w is greater than w-1 और in other words the wage in the current period, जो करंट ईयर का वेज होता है increases above the previous period, इंक्रीज होता है हमारे पुराने पीरियड से। सही बात है, 350 पुराना था, अब 400 रुपए हो गया। then wn का will shift upwards, तब वो अपवर्ड जाएगा in the next period to wn1। जब जैसी क्या होता है तब वो अपवर्ड चले आता है। when n is smaller than n स्टार, जब n हमारा छोटा होता है n स्टार से, या ग्रेटर देन था या स्मॉलर देन है, तब क्या होगा, द इकोनॉमी इज इन बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तब बिलो होगा। देन w इज स्मॉलर देन द w-1, w छोटा होगा, यहाँ बड़ा था हमारा। और इन अदर वर्ड्स द वेजेस इन द करंट पीरियड फॉल बिलो बिकॉज वेजेस इन द प्रीवियस पीरियड, तो हमारा 400 से 350 में पहुंच जाएगा। द wn का विल शिफ्ट डाउनवर्ड इन द नेक्स्ट पीरियड टू wn, तो wn हमारा क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा इसमें। मतलब कहने की बात है, जब हमारा w जो हमारा करंट वाला छोटा होगा प्रीवियस वाले से, तो हमारा कब डाउनवर्ड आएगा, जब करंट वाला बड़ा होगा पुराने वाले से, तो हमारा w का अपवर्ड जाएगा। सिंपल सी ये बात कही गई है, ठीक है। आगे हम चलते हैं डेरिवेशन एज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमारा अगला पॉइंट है। तब तक हमने फिलिप्स कर्व के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हमारा मेन जो है डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। इसमें 4 प्रोडक्शन होते हैं। स्टेप 1 पहला होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इन दिस स्टेप वी रिलेट द लेवल ऑफ आउटपुट, हम लेवल ऑफ आउटपुट को देखते हैं टू एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू। जैसे y इक्वल टू IN, y इक्वल टू LN, y इक्वल टू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट मेजर इन आवर्स ऑफ वर्क में मेजर कर रहे हैं। L इक्वल टू इनपुट और कोफिशिएंट और लेबर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड के हिसाब से, ठीक है। आगे सेकंड स्टेप, वी अज्यूम दैट द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट इज द लेबर कॉस्ट। मेन कंपोनेंट क्या होता है, हमारा लेबर कॉस्ट होता है हर चीज में, यह बात हमें पता है। दस फर्म बेस्ड देयर प्राइस ऑन द लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फर्म हमारा बेस प्राइस रेडी करते हैं लेबर कॉस्ट के हिसाब से। प्रोडक्शन बाय ईच यूनिट ऑफ लेबर, हर यूनिट के लेबर के प्रोडक्शन का हर लेवल के 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू L यूनिट ऑफ आउटपुट, हर लेवल का आउटपुट। लेबर यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, 1 पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, 2 पे कितने बंदे बना रहे, 4 10 लेबर कितना बना रही है, हर लेवल के हिसाब से। तो लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू W अपॉन लेबर, जितनी लेबर वेज रेट दे रहे हैं अपॉन लेबर हमारे कितने लगे हुए हैं उसके हिसाब से। तो W इक्वल टू वेज इन द करंट पीरियड, W1 इज द फर्म सेट द प्राइस ऑफ आउटपुट एज अ मार्कअप कॉस्ट, मार्कअप ओवर लेबर कॉस्ट, मार्कअप करती है हमारे लेबर कॉस्ट के हिसाब से, हमारा W1 को देखा जाता है मार्कअप लेबर कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो P इक्वल टू 1 प्लस ZW अपॉन में L, 6 इक्वेशन होगी। Z इक्वल टू मार्कअप ओवर लेबर कॉस्ट, मार्कअप ओवर लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट से हमारा मार्कअप कर रखा है लेबर कॉस्ट। इट इंक्लूड बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड, जितना हमारे प्रोडक्शन फैक्टर एम्प्लॉयड किया था बाय द फर्म, लाइक रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फर्म नॉर्मल प्रॉफिट को भी देखा जा रहा है इसमें। स्टेप 3 है हमारा फिलिप्स का हमने पूरा अभी आपने पीछे पढ़ा, आपको पता है पूरा फिलिप्स का हमने पढ़ा है। स्टेप 3 हम उसमें लिख देंगे जब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात होगी। इक्वेशन 4 लेज एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट द प्राइस लेवल इन द करंट पीरियड इज लिंक्ड टू द वेज इन द प्रीवियस पीरियड एंड टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्वेशन 4 हमारे ये बोलते हैं जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है, ठीक है ना। अब हमारा स्टेप 4 आता है एग्रीगेट सप्लाई करो। ये हमारी इक्वेशन है W इक्वल टू W-1, अभी हमने पीछे सॉल्व करी थी, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा हमने पीछे अभी हमने सॉल्व करी थी, ये वाली इक्वेशन है। जब हमने U माइनस U को हमने बदल के ये लिख दिया था, ठीक है ना, ये हमने करी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6 वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द प्राइस लेवल। मैं इक्वेशन 4 को 6 से मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये 4 है। मैं जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे ये इक्वेशन आ जाएगी पूरी। ये इक्वेशन क्या आएगी, तो सब्स्टिट्यूट प्रॉपर तरीके से करूंगा मैं। W-1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये भी दिखा देता हूं मैं। इक्वेशन 4 में लिखा है ये रही इक्वेशन 4 W, ठीक है ना। अब मैं पूरा तरीके से लिख सकता हूं कि अब मैं W की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन है 1 प्लस जेड अपॉन एल, W की जगह मैंने पूरा लिख दिया, 1 प्लस जेड पूरा लिख दिया। ये पूरा जैसे लिखा इक्वेशन ऐसे आ गई। इक्वेशन 7 बिकम, इक्वेशन 7 हमारी ऐसे बन जाएगी।
P की जगह हम ये लिख सकते हैं, मतलब हम लोग बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 7 बिकम दिस, इक्वेशन 7 ऐसी आ जाएगी हमारी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जैसी आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बट फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, हम जब प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे, इक्वेशन 5 वी हैव n इक्वल टू वाई अपॉन एल, प्रोडक्शन फंक्शन से ये पता लगा n स्टार इक्वल टू वाई स्टार अपॉन एल। द इक्वेशन 7 कैन बी रिटन ऐसे लिख सकते हैं, हम n की जगह ये सब लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू ई अपॉन वाई स्टार, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी एज, अब हम जहां जहां हमारी पुरानी इक्वेशन जो हमने डाली थी, इसकी जगह ये, इसकी जगह हम y भी लिख सकते हैं, y हमने लिख लिया y माइनस वाई स्टार। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज एज, aggregate supply curve is shown dramatically. The properties of aggregate supply curve are the same as those of the wage employment. Property बिल्कुल दोनों की सेम है, on the basis of which has been drawn, जो जैसे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मार्कअप हमारे क्या होगी, दो मार्कअप कॉस्ट होगी। हमने मार्कअप करा कि जेड, द मार्कअप इज फिक्स्ड, मार्कअप फिक्स्ड हमारा जेड पे। द लेवल ऑफ आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्प्लॉयमेंट लेवल एज एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है तो अपवर्ड जा रहा है, घट रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है हमारा। इफ द आउटपुट इन द करंट पीरियड इज अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई स्टार, देन इन द नेक्स्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट अपवर्ड। सही बोला, बढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है। इट इज अज्यूम दैट वेजेस आर नॉट फुल्ली फ्लेक्सिबल, वेजेस फ्लेक्सिबल नहीं है। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, इंप्लाइंग दैट, अपवर्ड स्लोपिंग है, इंप्लाई ये करता है a higher output is supplied at only higher price. Higher output तभी देंगे जब प्राइस हायर होगा। This is because an increased output is possible only with increased employment. सही बात है, जब आउटपुट की महंगाई ज्यादा होगी तभी हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे। और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इन द टर्न इन्वॉल्व इंक्रीज वेजेस और हायर लेबर कॉस्ट, जिसकी वजह से क्या होती है, हम लेबर कॉस्ट बढ़ाते हैं और वेजेस भी बढ़ाते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई 2 क्या शो करता है, इफ द आउटपुट इज इन द करंट पीरियड इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। AS2 जब हमारा बिलो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, तब हमारा क्या होता है, ये देखिए बिलो कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, देन द नेक्स्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू ASW, तब हमारा डाउनवर्ड करता है। सो गाइस, ये मैंने पूरा चैप्टर नंबर 8 का हाफ पोर्शन कराया, पार्ट 1, पार्ट 2 में बाद में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, बच्चों को दिखाइए, तब तक वो उनकी अच्छी जानकारी ले सके। तब तक के लिए बाय।